भाई अब हो चुकी है थोड़ा सा डरने वाली बात, थोड़ा सा घबराने वाली बात और बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने वाली बात कि अननोन कॉल तो आपके पास में आती ही रहती हैं, लेकिन ये वो वाली अननोन कॉल ना हो जाए जो कि आपके बैंक अकाउंट को खाली कर जाए। क्योंकि साउथ दिल्ली के रहने वाले एक बिजनेसमैन के साथ में एक बहुत ही तगड़ा फ्रॉड हो चुका है, जिसके पास में कई सारी मिस कॉलें आ रही थी। दरअसल वो अपने ऑफिस से आया था, उसके बाद में घर में बैठा था आराम से, और वहीं पर उसको कई सारी मिस कॉलें आने लग गई थी। हालांकि आ तो कॉल ही रही थी कि पिक कर ले, लेकिन इस बंदे ने पिक नहीं करी। इसके बाद में इसने फाइनली एक कॉल उठा ली और कॉल उठाने के बाद में सामने से कुछ भी जवाब नहीं आया, जिसके बाद में इसने कहा हटा, पता नहीं कौन परेशान कर रहा है। और ये रखने के बाद में जब बाद में इसने अपना फ़ोन चेक किया तो इसके पास में आ रखे थे कई सारे एसएमएस, क्योंकि उससे हो रखी थी कई सारी ट्रांजैक्शन, और उन ट्रांजैक्शन का टोटल बना करीबन 50 लाख का चूना जो कि इसको लग गया था। सो जिस सिचुएशन में ये बंदा गया था उस सिचुएशन में आप में से कोई ना जाए, तो इसीलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से जब इसके पास में एसएमएस पे एसएमएस आ रहे थे तो ये बिल्कुल ही घबरा गया था कि भाई क्या करूं, कभी 1 लाख जा रहे हैं, कभी 5 लाख जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की ट्रांजैक्शन होती जा रही हैं, और रोकूं कैसे भाई। फ़ोन भी स्विच ऑफ नहीं कर सकते, मतलब करना तो बैंक से ही है, लेकिन ये काम इसके साथ में रात को हुआ। अब रात को भैया देखो, हमको तो मालूम नहीं होता कि कौन सा हमारा नंबर है, मतलब बैंक का, उसमें कॉल करें, फटाफट डिटेल बताएं, ये बताएं। तो तब तक तो कांड हो चुका था, क्योंकि कुछ मिनटों का खेल था। उसके बाद में इसके 50 लाख उड़ चुके थे, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई थी कुछ 30 मिनट के अंदर ही, जिस पर ये कुछ भी नहीं कर पाया था। सो अब बात करते हैं एग्जैक्टली इस बंदे के साथ में हुआ क्या था। क्योंकि अब ये केस रजिस्टर हो चुका है, साइबर सेल वालों ने इसको रजिस्टर कर लिया है। अब देखो, जो पैसे गए हैं वो तो शायद मिले ना मिले, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, हम अपने आप को अलर्ट ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इस बंदे के साथ में सिम स्वैप फ्रॉड हुआ है, जिस टेक्निक का यूज़ करके स्कैमर्स ने इस बंदे का एक डुप्लीकेट सिम लिया और उसके बाद में इसके OTP तो आते ही रहे उनके पास में, उन्होंने कर दिया फिर इसके साथ में खेला, इसके बैंक अकाउंट को बिल्कुल ही कर दिया खाली। अब आप पूछोगे कि ये सिम स्वैप आखिर हुआ कैसे। दरअसल यहाँ पर इस बंदे की कुछ डिटेल तो इन्होंने पा ली थी, बेशक से फिशिंग अटैक से पाई हो, जिसके अंदर एक पेज बनाया जाता है जहाँ पर आप अपनी डिटेल डाल देते हो, अपना नाम डाल देते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हो, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। किसी को एसएमएस आया हो या फिर कॉल पे ही इसने बता दिया हो कि भैया मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ये है, फलाना ढिमकाना, जैसे कि कोई रिश्ता आया हो। तो इस तरीके की चीज़ें हुई, जिसके बाद में इसका फेक आईडी तैयार किया गया और कोई बंदा इम्पर्सनेट करके पहुँच गया टेलीकॉम ऑपरेटर वालों के पास में। जैसे कि वोडाफोन का सिम हुआ तो उनके ऑफिस चला गया होगा, एयरटेल का हुआ तो उनके चला गया, और जियो का हुआ तो उनके पास चला गया होगा, और वहाँ पर जाके कहने लग गया कि भैया मेरा सिम खो गया है, क्योंकि मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, या फिर मेरा सिम डैमेज हो गया है, फ़ोन टूट गया, फलाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें कि ये चीज़ हुई है मेरे साथ में, तो मुझे इशू किया जाए एक डुप्लीकेट सिम। तो उस बंदे ने वहाँ से ले लिया एक डुप्लीकेट सिम, या फिर थोड़ी बहुत साठ गांठ होगी, किसी बंदे को जानता होगा जिसने इशू कर दिया डुप्लीकेट सिम। और उस डुप्लीकेट सिम के इशू होने के बाद में इन स्कैमर्स को आपकी ज़रूरत क्या होती है, क्योंकि आपसे चाहिए होता है इनको OTP। अब OTP के लिए सिम इनके पास में है, तो वही इस बिजनेसमैन के साथ में हुआ कि OTP किसी ने पूछा तक नहीं इस बंदे से, सीधा ही OTP आता रहा इन स्कैमर्स के पास में, और ये करते गए इसका ATM को खा लिया। अब आप कहोगे भाई ATM कैसे हाथ लग गया, फ़ोन नंबर कैसे हाथ लग गया। तो भैया अलग अलग खेल होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। अब फिशिंग अटैक कर लो, उससे जानकारी ले लो, या फिर कॉल कर लो कि भैया लोन के लिए कॉल है, आप अपना नाम बता दो, ये बता दो, मतलब तरीके बहुत है। शॉपिंग सेंटर में हम जाते रहते हैं, वहाँ पर अपना कार्ड दे देते हैं कि भैया हम तो कार्ड से पेमेंट करेंगे। आपने कार्ड दूसरे बंदे को दे दिया, अब उसके ऊपर आपका नाम है, 16 डिजिट का नंबर है, डेट ऑफ एक्सपायरी डेट है जो कि आपके कार्ड की होती है, और इसी के साथ साथ CVV जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो भी आप स्क्रैच करके मिटा देते हो तब भी आप बच जाओगे, क्योंकि CVV ही अगर आप याद रखते हो दिमाग में 3 डिजिट का होता है, या 4 डिजिट का भी होता होगा, चलो किसी किसी का। तो अगर ये भी, क्योंकि वो मिटाने के लिए ही होता है, वो रखने के लिए नहीं होता। वहाँ पे एक बार याद कर लो और बस भूल जाओ, घिस दो उसे, उसके बाद में ख़त्म, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन लोग नहीं करते हैं इस तरीके की चीज़ें। तो इतनी डिटेल मिल गई, उसके बाद में आपका फ़ोन नंबर वो मांग ही लेते हैं कि भैया सर अपना फ़ोन नंबर बताइए। भाई क्यों देना है, एक ज़माना वो भी तो होता था जब फ़ोन नंबर नहीं होता था,
लोग फ़ोन यूज़ ही नहीं करते थे। क्या? तो भैया हमारे पास फ़ोन है ही नहीं, मैं नहीं दे रहा नंबर। क्योंकि उसके बाद में देखो कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपके आरओ की सर्विस के लिए कॉल आने लग जाती है, लोन के लिए कॉल आने लग जाती है, प्लॉट ले लो उसके लिए कॉल आने लग जाती है कि भैया आपको कोई कार बेचनी है। मतलब ऐसी कॉलें तो आती रहती हैं और वो इसी तरीके से आती हैं जब आपके नंबर जगह जगह बंटते चले जाते हैं। सो यही कुछ तरीका रहा होगा इस बंदे की डिटेल गैदर करने का। और उसके बाद में सिम एक बार हाथ में आ गया, नकली आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी दे दूँ के, तो उसके बाद में तो भैया खेल ही खत्म है। जब सिम हाथ में है तो ओटीपी के लिए किसको परेशान करना है। अब इस बंदे के पास में आप कहोगे मिस कॉल क्यों आ रही थी? भैया वो आ रही थी कॉल ऑन ओटीपी की, क्योंकि जब ये नंबर इशू होता है तो भैया इसको 24 आवर्स लग जाते हैं, कुछ घंटे लग जाते हैं चालू होने में। एसएमएस तो आ जाते हैं लेकिन कॉलिंग फीचर चालू नहीं किए जाते शायद, तो इसी वजह से कॉल ऑन ओटीपी का फीचर इसने ऑन कर रखा था। कॉल जैसे ही आई इसने उठाई, ओटीपी गया और उसके बाद में ये कांड हो गया। अब देखो एक बार मोबाइल नंबर हाथ में आ जाता है ना, तो आपकी ऑनलाइन बैंकिंग भी कोई भी बंदा शुरू कर सकता है। अब आपकी पासबुक वगैरह भी इधर उधर घूमती रहती होगी, तो उस तरीके की, क्योंकि पासबुक के ऊपर होता है आपका यूज़र आईडी ऑनलाइन बैंकिंग शुरू करने के लिए उस बैंक की वेबसाइट के ऊपर ही जाकर, तो वहाँ पर इसका यूज़र नेम डाला होगा, उसके बाद में पासवर्ड क्रिएट कर दिया होगा। अब वो सारा का सारा एसएमएस के ऊपर ही आएगा। तो क्या दिक्कत हुई होगी भाई? इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन तो ऑनलाइन बैंकिंग से ही हो सकती है, तो उसी से की गई होगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पासबुक की डिटेल में सिर्फ यूज़र नेम चाहिए, यूज़र नेम मिल गया, क्योंकि वहाँ पर यूज़र नेम होता है आपका लॉगिन करने के लिए उन वेबसाइट के ऊपर जो कि बैंक की वेबसाइट होती है। पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी करने के बाद में आपका वो क्रिएट हो जाता है। और इतना कर दिया तो बस बैंक खाली, क्योंकि बैंक का पूरा आपके पास में, उसमें 70 लाख हो या 1 करोड़ हो, सारे ही किसी और बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन कर डालो। अब बेशक से इस बंदे ने पुलिस के पास में भी जाकर काफ़ी सारी चीज़ें करी होंगी, लेकिन अब तो भैया ट्रांजैक्शन के थ्रू ही पता लगेगा कि किस किस बैंक अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। हालांकि ये बंदे बिटकॉइन वगैरह ये क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसमें इन्वेस्ट कर डाला तो भैया पैसा किस तरीके से निकालना है फिर तो आसान है, फिर तो कोई ट्रैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर डाले तो उसके बाद में कहीं से भी निकाल लो, कुछ पता नहीं लगने वाला। सो यहाँ पर सीखने और समझने वाली सिर्फ 3-4 बातें ही हैं। सबसे नंबर 1 बात यह है कि अपना डेबिट कार्ड किसी को मत दो, अपने हाथ में लो और उस मशीन के अंदर स्वैप करो। और इसी के साथ साथ आप किसी एटीएम के अंदर जाते हो वहाँ भी किसी को मत दो, क्योंकि आपकी डिटेल वो गैदर कर सकता है। जगह जगह पर लोग फ़ोन से भी करते रहते हैं कुछ ना कुछ, फ़ोन से भी फ़ोटो खींच सकते हैं आपके डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की, या फिर सीसीटीवी भी लगे हैं हर दुकान के अंदर, तो वहाँ पर भी आ जाती है आपकी डिटेल वगैरह। तो भैया सावधान आपको ही रहना। और सीवीवी को हमेशा मिटा दो, एक बार याद करने के बाद में 3 डिजिट का होता है या फिर 4 डिजिट का होता है। उसको बनाया ही इसलिए गया है कि आप घिस के स्क्रैच करके उसे हटा दो, क्योंकि वो स्क्रैच हो जाता है। आप नाखून से भी करके देख लो, वो स्क्रैच हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अपने बैंक की डिटेल छुपा के रखो, और अपना फ़ोन नंबर हर जगह बांटते मत फिरो प्रसाद की तरह। अगर बांट रहे हो तो वो नंबर बांटो जो कि लिंक नहीं है आपके बैंक के साथ में।